हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, है ना? जैव प्रक्रम कौन सा है? जैव प्रक्रम नाम से पता चल रहा है। जैव मतलब जीवित, जीव, और प्रक्रम उनमें कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, है ना? ये सभी जीवित जीवों में होने वाले प्रक्रम हैं जो जीवित जीवों में होते हैं। और जीवित जीव यानी सजीव, सजीव, है ना? जैव नाम आ रहा है, इसका मतलब जीव। और जो सजीव होते हैं, सजीव कौन से होते हैं? जो पाचन, जिनमें पाचन होता है, श्वसन की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, है ना? अपने अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं अपने अंदर, है ना? 8 जो अपने रंग बिरंगे संसार को, यहाँ जो अपने आसपास का वातावरण है, रंग बिरंगा संसार, उससे अवगत कराती है अपने को। आइज, अपने अंदर 2 आइज। उसके बाद त्वचा, ये भी ज्ञानेंद्रिय, स्पर्श ग्राही है त्वचा पे, जो वातावरण की संवेदनाओं को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाती है और वातावरण से ग्रहण करने का कार्य करती है त्वचा। नाक है, इसी तरह कान है, जो वातावरण में हो रही गतिविधियों को सुनने का कार्य करती है। गंध ग्राही है नाक में, जो वातावरण में उपस्थित गंध को ग्रहण करके वहां से गंध मस्तिष्क पे जाती है ना? तो जीवों में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं होती हैं, इसलिए वो सजीव है। तो प्रतिक्रिया भी करते हैं वातावरण में तापमान के प्रति। जैसे अपन कहीं जा रहे थे और कोई नुकीली चीज़ अपने पैरों में चुभ रही है, तो अपन तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं उस क्रिया के प्रति और अपना पैर उठा लेते हैं, क्योंकि हम सजीव हैं। निर्जीव में इस प्रकार की कोई क्रिया होती नहीं। तो पहला टॉपिक है अपना पाचन पढ़ेंगे अपन। और पाचन के 2 भाग होते हैं, एक होता है आहारनाद और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ। आप सभी जानते हो ग्रंथियाँ। सबसे पहले ग्रंथि अपने मुंह में आ जाती है, लाल ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद यकृत, अग्नाशय, यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद अग्नाशय, पैंक्रियाज बोलते हैं। लीफ, पौधों की पत्ती जैसी आकृति की एक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, है ना? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि, इसलिए वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है ना? तो उससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं, इसलिए वो मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन कौन सा? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, जो है ना मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। तो पढ़े, शुरू करें। पहला जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक अपना पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र। कौन सा? पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र के 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग हैं। पहला भाग है वो है आहारनाल की संरचना पढ़ेंगे, आहारनाल की संरचना। और उसके बाद आहारनाल के कौन से भाग में किसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कहाँ होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पाचन पूर्ण होता है, सभी भागों के नाम और कैसे उनमें पाचन होता है। 2 भाग हो गए। आहारनाल का पहला भाग, जैसे पाचन तंत्र का पहला भाग आहारनाल और दूसरा हो गया वो है पाचक ग्रंथियां। क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, है ना? पाचक ग्रंथियां अभी बताया था। अपने मुंह में लाल ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड होती, लाल ग्रंथियां। और आहारनाल मुंह से शुरू होता है, बक्कल कैविटी, माउथ। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, है ना? तो आहारनाल पहला भाग है, वो पढ़ेंगे अपना माउथ पहला भाग। उसके बाद गस्सिका, उसके बाद अमाशय जिसको स्टमक, जया कृतिका, अमाशय छोटे आंत जिसको क्षुद्रांत्र कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अपने आंत का बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम, मलाशय, और है ना? उसके बाद मलद्वार, एनएस, जिसको गुदद्वार, जैसे अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आहारनाल पढ़ेंगे पहला भाग। कौन सा पढ़ेंगे?
आना। दो भाग हो गए पाचन तंत्र के, डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला भाग है कौन सा? पहला भाग है, पहला जो भाग है वो है अपना आहार नाल। कौन सा है? आहार। कौन सा है? आहार। एलिमेंट्री कैनाल पहला भाग है आहार नाल। आहार नाल। अच्छा, आहार नाल में सबसे पहले माउथ आता है। क्या आता है? माउथ। अच्छा, माउथ से एक नलीनुमा संरचना है जिसको कशिका कहते हैं, वो जे आकृति का अंग है, अमाशय में जाके खुलता है। उसके बाद छोटी आंत। कौन सा भाग? छोटी आंत है ना। और छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में। किसमें खुलती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत है, बड़ी आंत लास्ट में मलाशय में खुलता है और मलाशय से मलद्वार बाहर, है ना। ये शरीर का पहला, आहार का पहला भाग, जिसको क्या कहते हैं? मुख्य गुहा। क्या कहते हैं? मुख्य गुहा। मुख्य मुख्य गुहा। उसके बाद दूसरा भाग है, उसको कहते हैं गर्शिका। क्या कहते हैं? गर्शिका। तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय। कौन सा है तीसरा भाग? अमाशय। उसके बाद आती है छोटी आंत, क्षुद्रांत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। छोटी आंत रही क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बृहदांत्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बृहदांत्र। बड़ी बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी बड़ी। अच्छा, ये वर्मिक फॉर्म अपेंडिक्स जिसको परिसेसिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसेसिका। उसमें शायद जीवाणु पाए जाते हैं। परिसेसिका बड़ी आंत। और इसके बाद मलाशय होता है, और ये मलद्वार। ये क्या है? मलाशय। ये भाग दिख रहेगा, वो पहला भाग, दूसरा गर्शिका, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, उसके बाद बृहदांत्र, बड़ी आंत को बोलते हैं, छोटी आंत को बोलते हैं क्षुद्रांत, उसके बाद ये परिसेसिका, है ना। अमाशय जे आकृति का बृहदांत्र, ये नलीनुमा संरचना गर्शिका, और ये मुख्य गुहा। ये क्या है? रेक्टम, मलाशय। क्या है? मलाशय। और ये है मलद्वार। सभी भाग आप ध्यान से देख रहे हो, ये अपनी आहार नाल है। क्या है? आहार नाल, जिसके विभिन्न भाग हैं। पहला भाग मुख्य गुहा, उसके बाद नलीनुमा संरचना गर्शिका, तीसरा भाग जे आकृति का अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांतर, बड़ी आंत, बृहदांत्र, उसके बाद परिसेसिका, मलाशय और मलद्वार। आहार नाल पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र में पहला भाग आहार नाल। इसके बाद आहार नाल के कौन से भाग में किसका पाचन होता है, ये सभी पढ़ना है। जैव प्रक्रम, जो जीवित जीवों में होने वाले प्रक्रम, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रम जीवित जीवों में होते हैं, इसलिए वो जीवित कहलाते हैं। देख लिया सभी ने? बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद पाचन शुरू करें मुंह से। मुख्य गुहा। मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? 4। पहला इंसाइजर, है ना, कर्तक, अग्रक, चौड़क और अग्र चौड़क। कर्तक पहला दांत। कौन सा? कर्तक। और उसके बाद कर्तक के बाद रज्नक। कौन सा? रज्नक। उसके बाद अग्र चौड़क। कौन सा? अग्र चौड़क। और उसके बाद हो गया चौड़क। क्या हो गया? चौड़क। 4 प्रकार के दांत हैं, इसको बोलते हैं इंसाइजर, कर्तक, उसके बाद रत्नक, उसके बाद अग्र चौड़क और उसके बाद
चौड़क, चौथे नंबर का 4 प्रकार के दांत होते हैं जो भोजन को चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। मुंह में एक ग्रंथि, लाल ग्रंथि, जिससे लाल का स्रावन होता है, जो भोजन के को लसलसा बनाने का कार्य करती है। और क्या होता है लार में? बोले लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम होता है लार में, जिसको स्लैवरी एमिलेज या माइलेज कहते हैं, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है और 30% स्टार्च का पाचन है मुंह में ही कर देता है। कौन? जो लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन स्लैवरी एमाइलेज जिसे कहते हैं। तो बताओ आनाल का पहला भाग मुख गुहा, और मुख गुहा में पाचन स्टार्च का होता है 30%। कौन करता है? बोले एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन या स्लैवरी एमाइलेज या एमाइलेज, लारी है एमाइलेज। तो दांत है, ये 4 प्रकार के दांत है अपने मुख गुहा में, कर्तक, रत्नक, अगर चौड़क और चौड़क, 4 दांत हो गए। उसके बाद लार क्या है? लार, और लार में एक एंजाइम है लार, जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। लार का क्या काम हो गया? भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। लार भोजन को लसलसा बनाने का कार्य लार द्वारा किया जाता है, बनाने का कार्य। और बोले लार में एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन या एमिलेज एंजाइम। कौन सा? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है? जो स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन करता है। ये टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन। टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन। ठीक है भाई, मुंह में 30% स्टार्च का पाचन होगा। इसके बाद भोजन जाएगा अमाशय की तरफ, बढ़ेगा आगे। अच्छा, मुंह से या मुख गुहा से भोजन अमाशय तक लेके जाता है। एक नलीनुमा संरचना यहाँ लगेगी अपने आगे, यहाँ वक्ष हुआ डायफ्राम से होती हुई नीचे उत्तर गुहा में जाती है। उत्तर गुहा में पहला अंग है जिसको कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। तो बढ़े आगे, चलो भी आगे बढ़ते हैं। आगे ये मुख गुहा से नीचे भोजन आता है, अमाशय आता है। कहाँ आता है? अमाशय में। तो ये नलीनुमा संरचना है जो भोजन लेके आती है, इसको क्या कहते हैं? गर्सिका कहते हैं। और क्या कहते हैं? गर्सिका। अच्छा, इसमें भोजन है वो कर्माकुंचन गति करता हुआ नीचे जाता है। मुख गुहा से भोजन है अमाशय में जाता है, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। अच्छा, अमाशय वृहद जय आकृति का है जिसमें जठर रस पाया जाता है, और जठर रस अम्लीय होता है क्योंकि उसमें एक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यहाँ एक अम्ल पाया जाता है जिसको HCl कहते हैं, और यहाँ पे श्लेष्मा का आवरण है, और ये HCl इस भित्ति के यहाँ संपर्क में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे किसका आवरण है? श्लेष्मा का आवरण है ना। HCl है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं HCl। यहाँ पे एक अवरोध लगी है, जो भोजन यहाँ से आगे चला गया वो वापस नहीं आए, इसके लिए एक पेशी अवरोध लगी रहती है ना। तो बताओ, ये एक अमाशय है, क्या है? अमाशय। और अमाशय में पाया जाता है जठर रस। क्या पाया जाता है? जठर रस। क्या पाया जाता है? जठर रस। जठर रस की pH मान होती है 1.2, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या होता है? जठर रस में होता है HCl। क्या होता है? HCl। उसके बाद श्लेष्मा भी है। क्या है? श्लेष्मा। और यहाँ पे एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जिसको कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम है जिसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसलिए यह प्रोटीन का पाचन करता है, स्टमक में। बताओ, जठर रस की pH अम्लीय है या क्षारीय? अम्लीय। pH मान कितना? 1.2। अच्छा, कई बार हम सुनते हैं अब
अपने घरों पर बड़े बुजुर्गों से कि आज तो कालजे अमृत लाग रही है, सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं। कैसे? क्योंकि अगर उनको ज़्यादा चाय पी लेते हैं, तीखी कोई सब्जी है वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये HCl है, HCl इसका श्रावण ज़्यादा हो जाता है। ये तो अमल है, तेजाब है, अमल है। और श्रावण ज़्यादा हो रहा है तो स्टमक की दीवारों से ये स्पर्श करेगा तो जलन होगी। सीधी सी बात है, तेजाब है, त्वचा के संपर्क में आएगा। तेजाब तो कुछ भी नहीं छोड़ती। अगर गलती से कई बार तेजाब बाजार में मिलती है, वो गलती से हाथ को टच कर गई तो हड्डी छोटा, चामड़ी सारी खत्म, है ना? वालदे सारों की तेजाब त्वचा के संपर्क में आते हैं। और ये क्या है? ये भी अमल है। ये तेजाब बोले कि पेट का वहां किया है, तो पेट में तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर श्लेष वातावरण है और ये त्वचा के संपर्क में नहीं आता, इसलिए काम क्या है? बोले एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। अगर गलती से अपने मुंह में एंजाइम, जैसे वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस है वातावरण में, और हम इनके संपर्क में भी रहते हैं, फिर भी बीमार नहीं होते। रोजाना बीमार थोड़ी ना, है ना? अपना प्रतिरक्षा तंत्र भी। अच्छा, ये लाल एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम होता है। मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है, सांस के साथ भी जा रहा है, नीचे फेफड़ों में दस्त कोशिका होती। अच्छा, मुंह में लार है, लार में लाइसोजाइम है, तो अगर सूक्ष्म जीव मुंह में जा रहे हैं तो उनको खत्म कर देते हैं लाइसोजाइम, और गलती से वहां से बचकर वो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक वगैरह कुछ नीचे चले गए वहां में, तो वहां में बैठा HCl, वो भी रोगाणुओं को नष्ट करेगा। भोजन के साथ आए रोगाणुओं को ये HCl खत्म कर देता है ना? उनका पाचन कर देता है ना? तो काम क्या है? बोले HCl है। अमाशय में भोजन को अम्लीय बनाता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए रोगाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है, और एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय। तो HCl के कार्य आप लोग बताइए, क्या करता है? ये भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्य कौन सा? एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय करता है ना? दूसरा कार्य पड़े कौन सा? रोगाणुओं को नष्ट करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, और अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। दूसरा कार्य कौन सा हो गया? एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय करने का कार्य करता है। एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसके बाद तीसरा कार्य अमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और क्या? HCl तो अम्ल है और प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसकी pH क्या है? 1.2। जठर रस को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। अमाशय में अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो HCl के 3 कार्य हो गए। पहला हो गया कि ये अमाशय में जैसे एंजाइम है, एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिनोजन तो होता है आगे छोटी हाथ में, और यहाँ पे पेप्सिनोजन। जठर रस में एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, उसको पेप्सिनोजन का कार्य करता है HCl। कौन करता है? HCl। दूसरा कार्य अमाशय में भोजन माध्यम जो है वो अम्लीय तैयार करता है। तीसरा, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को क्या है? नष्ट करने का कार्य करता है HCl। 3 काम हो गए। इसके बाद जाएगा भोजन आगे किसमें जाएगा? छोटी आंत में। अच्छा, एक एंजाइम भी आ गया, जठर रस का संकलन। वहां पे एंजाइम था पेप्सिन, उसको सक्रिय करने का कार्य भी कौन करता है? HCl। कौन करता है? HCl। आगे देखो, आगे है अमाशय हो गया क्या? अमाशय किस आकृति का भाई? बोलो, अमाशय किस आकृति का? में J आकृति का।
अच्छा, अमाशय में भोजन कहाँ से आता है? अमाशय में भोजन कहाँ से आता है? गर्सिका से आता है। मुख गुहा से गर्सिका लेके जाती है नीचे। अमाशय में HCl होता है, पेप्सिन होता है, श्लेष्मा होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है भाई, अमाशय से आगे बढ़े, अमाशय से आगे बढ़े, अमाशय से आगे बढ़े तो आगे आएगी छोटी आंत। क्या आएगी? छोटी आंत आएगी। अमाशय से छोटी आंत आएगी। अच्छा, शरीर में उपस्थित आनाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आनाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ये छोटी आंत है। क्षुद्रांत बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है, छोटी आंत। आनाल का सबसे लंबा भाग है, आनाल का सबसे लंबा भाग है, आनाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का यहाँ पूर्ण पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो सरल श्रृंखला में बदल जाएगा। प्रोटीन का पाचन होगा, वो किस में बदलेगा? अमीनो एसिड में। उसके बाद वसा का पाचन होगा, वसा बदलेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में आनाल का सबसे लंबा भाग। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है यहाँ। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीन चीजें हैं भोजन में। तीन चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन का तो पाचन होता ही नहीं, खनिज लवण है। और ये तीन चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, है ना, इनका पाचन पूर्ण पाचन हो जाता है। कौन से भाग में? सीधा सा प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अच्छा, छोटी आंत में दो ग्रंथियां आके खुलती, पता होना चाहिए आपको। छोटी आंत में दो ग्रंथियां आके खुलती है। पहली ग्रंथि जो है वो हमें पहले बताया था, एक ग्रंथि है पत्ती की आकृति की एक ग्रंथि है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं उसको। अच्छा, एक ग्रंथि और है, एक ग्रंथि और आके खुलती, वो कौन सी है? बोले वो यह है यहाँ पे लीवर। क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। लोबनुमा संरचना में दो लोब होते हैं उसमें, ठीक है। और यहाँ है पित्राशय, पीत को संग्रहित करने का कार्य करता है पित्राशय। पीत को क्या संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? पित्राशय। कौन? पित्राशय। दो ग्रंथियां के ये छोटी आंत है, इसमें एक तो यकृत और एक पित्राशय, और ये क्या है? अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय पैंक्रियास बोलते हैं जिसको, मिश्रित ग्रंथियां या बहिस्रावी, ये मिश्रित ग्रंथि है अपने शरीर की। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। और ये क्या है? पित्राशय। क्या है? पित्राशय। अच्छा, यहाँ से यहाँ पीत का निर्माण होता है, वो पीत नीचे आता है और यहाँ संग्रहित हो जाता है। तो पित्राशय क्या करता है? बोले पीत रस को संग्रहित करने का कार्य पित्राशय करता है। तो बोले पीत का निर्माण कौन करता है? बोले निर्माण तो यकृत करता है। लोबनुमा संरचना और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। छोटी आंत में आके घुलते हैं। बोले पीत रस का काम क्या है? वसा का पायसीकरण करता है। पीत रस क्या करता है? वसा का पायसीकरण। अच्छा, यहाँ से पायसीकरण का क्या मतलब है? वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना है पायसीकरण। तो वो काम करता कौन है? बोले पीत रस है जो यकृत बनाता है। और रहता कहाँ है पीत रस? बोले पित्राशय, एक थैलीनुमा संरचना है छोटी सी, उसमें रहता है संग्रहित। जब जरूरत पड़ेगी, भोजन आएगा ऊपर से गर्सिका से होते हुए, तो यहाँ से पित्राशय से पीत रस आ जाएगा वसा का पाचन करने के। वसा किसमें? तेल, घी में वसा होती है। प्रोटीन किसमें? बोले दालों में प्रोटीन होता है, चना, मूंग, मोठ, इनमें। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट बोले रोटी चपाती खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट है ना। स्टार्च बोले चावल में स्टार्च भी होता है। स्टार्च का पाचन ऊपरी हो गया, भोजन में भी स्टार्च है अपने, है ना। तो यहाँ पे पाचन हो रहा है, पूर्ण पाचन का स्थल है। यहाँ से अग्नाशय आ गया। अग्नाशय में क्या पाया जाता है भाई? बताओ।
अग्नाशय रस में लाइपेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्नाशय रस में। बोले लाइपेज क्या करेगा, बोले लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, किसमें, वसीय अम्ल और गिलस्रोद में। वसा का पाचन किसमें होता है, वसीय अम्ल और गिलस्रोद में। बोले ट्रिप्सिन ये तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का यहाँ पूर्ण पाचन होगा। बोले पहले भी हुआ था क्या, हुआ था किसमें, अमाशय में। किसने किया था, बोले पेप्सिन ने किया था। किसने, पेप्सिन ने। और यहाँ भी प्रोटीन का पाचन होगा। बोले यहाँ कौन करेगा, यहाँ करेगा ट्रिप्सिन। आएगा कहाँ से, बोले अग्नाशय से आता है, अग्नाशय रस में। और कौन आता है, बोले लाइपेज भी आता है। लिखे बताओ अग्नाशय में क्या क्या आता है, अग्नाशय रस में क्या क्या आता है, बोलो बोलो भी। अग्नाशय रस में क्या क्या आता है, अग्नाशय में एक एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। कौन सा, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। और क्या आता है अग्नाशय से, और आता है लाइपेज। क्या आता है, लाइपेज भी आता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और क्या करता है, लाइपेज ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, सरल श्रृंखला में बदलेगा। और क्या, कार्बोहाइड्रेट है, यह किस में बदल जाएगा, सरल शर्करा में। किसमें, सरल शर्करा में। किसमें बदलेगा, सरल शर्करा में, सरल शर्करा में बदलेगा। अच्छा, और प्रोटीन किसमें बदलेगा भाई, यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन का भी पाचन होता है। प्रोटीन बदलेगा अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल में। किसमें बदलेगा, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन बदलेगा अमीनो अम्ल में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बताओ वसा किसमें बदलेगा, वसीय अम्ल और गिलस्रोद में। वसा का पाचन भी होता है यहाँ, वसीय अम्ल और वसा का पाचन होता है यहाँ। वसा का पाचन किसमें, वसीय अम्ल और गिलस्रोद में। वसीय अम्ल और गिलस्रोद में, वसीय अम्ल और गिलस्रोद में, और गिलस्रोद। ठीक है भाई, तीनों का पाचन हो जाएगा कंप्लीट। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में है ना, कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, और वसा बदल जाएगी वसीय अम्ल और गिलस्रोद में। इसके बाद भोजन आगे जाएगा। अच्छा, इन आंत में अंगुलीनुमा भाग पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। बोले ये क्या करता है, ये जैसे छोटी आंत है, ये अपनी छोटी आंत है, छोटी आंत है। इस छोटी आंत में ऐसे अंगुलीनुमा भाग रहे हैं। बोले ये करेंगे क्या, बोले ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो, बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होगा, और वो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा रक्त में जाएगा अवशोषित होके, तो ऊर्जा मिलेगी अपने को ज़्यादा मात्रा में, है ना। अगर भोजन का कम मात्रा में अवशोषण हो रहा है तो अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। भोजन का अवशोषण नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण के लिए छोटी आंत में अंगुलीनुमा भाग पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अंगुलीनुमा भाग पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। अंगुलीनुमा भाग है छोटी आंत में, जिसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम। अंगुलीनुमा भाग दीर्घरोम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कार्य के अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अवशोषण क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद छोटी आंत के बाद आएगी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहते हैं, बृहदान्त्र।
जिससे होते हुए भोजन अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करती है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका? जल और खनिज लवणों का। इसके बाद आता है मलाशय, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं और एनएस द्वारा या द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। हाँ भी कंप्लीट हो गया पाचन तंत्र, है जी? तैयार है एकदम? बोलेंगे मेरे साथ सभी, बोलो तो। सबसे पहला भाग कौन सा? मुख गुहा। कौन सा? मुख गुहा। मुख गुहा में होते हैं दांत, 4 प्रकार के: कर्तक, रत्नक, अकर, चौनक और चौनक। उसके बाद मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार का स्रावन होता है। लार भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। लार में एक एंजाइम है टाइलिन, जो किसका पाचन 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में कर देता है। अच्छा, उसके बाद भोजन आएगा नीचे अपने एक नलीनुमा गुई पाइप है, यहाँ पाइप लगा हुआ है मुख गुहा में, वो भोजन को नीचे लेके जाएगा। ऊपर वक्ष गुहा है, थोरेसिक कैविटी, उससे होते हुए डायफ्राम को बीच में से भेजते हुए जे आकृति का एक अंग है उसमें जाएगी, वहां तक भोजन लेके जाएगी। भोजन कर्मा कुंचन गति करता हुआ नीचे जाएगा। जे आकृति का अपना एक बड़ा है ना, लार्ज बड़ा अंग है अमाशय, तो जिसमें जाके भोजन संग्रहित हो जाएगा। 4 से 5 घंटे के लिए अमाशय में भोजन संग्रहित रहता है। किसमें? अमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन कहाँ संग्रहित रहता है? अमाशय में। ठीक है भाई। अमाशय में जठर रस पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर रस। जठर रस में सर होता क्या है? और एक जठर रस है ना, उसकी पीएच मान होती है 1.2। जठर रस की पीएच मान कितनी होती है? 1.2 पीएच होती है। कितनी? 1.2 पीएच जठर रस की होती है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ध्यान रखेंगे, है ना। जठर रस में HCl होता है, पेप्सिन होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, श्लेष्मा भी होता है। कई बार भोजन जैसे तीखा भोजन ज़्यादा खा लेते हैं, चाय ज़्यादा पी लेते हैं, तो बोले कालजन बढ़ चला गया क्योंकि HCl का स्राव ज़्यादा हो गया। अच्छा, HCl के प्रभाव को खत्म करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इनो आती है बाजार में, जो छारी होती है, पानी में घोल के पी लेते हैं। अच्छा, जैसे पानी में घोल के पीते हैं कुछ देर बाद आराम मिल जाता है, क्योंकि वो छारियाँ थी। अच्छा, छारियाँ थी, पेट में अम्ल का स्राव ज़्यादा हो रहा था, वो जैसे ही पेट में जाएगी अम्ल सारा विक्रिया होगी और वहाँ माध्यम हो जाएगा उदासीन, है ना, न्यूट्रल हो गया, अम्ल का प्रभाव खत्म हो गया, पेट की अम्लता इससे दूर कर सकते हैं। बेकिंग सोडा है। अच्छा, अम्लीय प्रभाव दूर करने के और भी कई सारे तरीके हैं। कोई भी क्षार है ना, दुर्बल क्षार, उसको लेते हैं अम्लता को दूर करने के लिए। अच्छा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर दिया यहाँ पे। HCl भी था। HCl के 3 कार्य। HCl रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अमाशय में उपस्थित HCl पेप्सिन को सक्रिय करने का कार्य करता है। अमाशय में उपस्थित HCl रोगाणुओं को नष्ट तो करता ही और अम्लीय माध्यम भी तैयार करता है। इसके बाद भोजन यहाँ पर पाचन हो गया। 4 से 5 घंटे तक भोजन रहेगा अमाशय में। अमाशय से भोजन आगे जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको शुद्रांतर कहते हैं। शुद्रांतर में 2 प्रकार की ग्रंथियां खुलती है। पहली है लीवर यकृत यानी लोहनुमा ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसमें बाइल का निर्माण होता है, पीत रस का निर्माण होता है। यहाँ पे साइड में एक और ग्रंथि थी जिसका नाम था पित्राशय, जन्नुनुमा अंग है, उसमें जाकर पीत संग्रहित हो जाता है ना, वो अंग है। पित्राशय क्या है? अंग। उसमें भोजन, जैसे ही भोजन हम खाएंगे तो पित्राशय से पीत आएगा और भोजन में उपस्थित वसा को, है ना, एमल्सीकृत वसा का पाचन करेगा पीतरस। छोटी आंत से भोजन आगे जाएगा। अच्छा, छोटी आंत में अग्नाशय में एक एंजाइम आता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। वो तो अमाशय में था पेप्सिन, तो ट्रिप्सिन अब आएगा अग्नाशय से। ट्रिप्सिन अब आएगा अग्नाशय से। ठीक है भाई। और फिर ट्रिप्सिन आ गया, लाइपेज आता है। लाइपेज और ट्रिप्सिन दोनों ही अग्नाशय से आते हैं छोटी आंत में, है ना। लाइपेज क्या करता है? बोले लाइपेज है वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका? वसा का। बाइल भी सहायता करता है इसमें वसा के पाचन में। लाइपेज भी पाचन, वसा का पाचन किसमें होगा? बोले वसा का पाचन होता है वसी अम्ल और गिल्सरोल में। छोटी आंत नाल का सबसे लंबा भाग है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का स्थल है। तो कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट वो बदल जाएंगे सरल शर्करा में। अच्छा, और
और किसका, प्रोटीन का भी यहाँ पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा अमीनो अम्ल में, वसा का पाचन होगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, और जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होगा सरल शर्करा में। उसके बाद यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इन आंतों में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, अंगुली नुमा भार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होता है उचित है भोजन का। उसके बाद अपशिष्ट भोजन को मलाशय में संग्रहित कर लिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है से द्वारा, यानी गुदा द्वारा। अच्छा, हमारे मुंह में उपस्थित भोजन कई बार दांतों का क्षरण होने लगता है, झाड़ है जिनकी मांगी दांतों की झाड़ खज्जे, अगर मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बोलते हैं कि भोजन खाने के बाद शाम को अगर मुंह साफ किए हुए सो जाते हैं तो क्या होगा, बोले रोटियां टुकड़ा पसरे हो जाता है, ऊपर मुर्गी डली भी खा लिया, सोनती वाली खा लिया, वो खा लिया। अच्छा, मुंह में मीठा है, जीवाणु लगना तो स्वाभाविक है। अच्छा, जीवाणु लगेंगे तो वो क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम बना देते हैं मुंह में, और अम्लीय माध्यम बना देते हैं तो आपको पता है अम्ल तो करता क्या है, अम्ल क्या करता है, अम्ल दांतों को नष्ट करने का कार्य करेगा, क्षरण करेगा दांतों को, है ना, दांतों को धीरे धीरे अम्ल तो तेजाब बोलते हैं, अम्लीय माध्यम तैयार हो जाए। अगर पीएच का मान कितना 5.5 से मुंह में कम हो जाए तो दांतों का क्षरण, यानी दांत है खजना शुरू हो जाए, दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। अगर पीएच मान कितना हो जाए 5.5 से कम, है ना, 5.5 से कम हो जाए दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जठरस की पीएच भी याद आपको 1.2 और 5.5 से पीएच मान कम होने पर दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। ये अपना पाचन तंत्र कंप्लीट है, तैयार करेंगे आप सभी लोग, सुनाना आपको है ना, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।